अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर केस में जो फैसला दिया उसके हवाले से। सरीना ईसा और जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस के हवाले से आज हम बात करेंगे, जिसमें शॉर्ट ऑर्डर आया और उसके बाद ये फैसला दिया गया है। 6-4 के बेंच ने ये फैसला दिया है, जिसमें 6 जजेस का ख्याल ये है कि जो रिव्यू पिटिशन सबमिट कराई गई थी जून 2020 के केस के हवाले से, जिसमें FBI की जो इंक्वायरी थी, FBI की जो रिपोर्ट थी, उसको नल एंड वॉइड करार दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि इसको इख्तियार नहीं है कि जस्टिस काइज ईसा जो हैं उनकी हम जो मिसेज़ हैं उनके केस के हवाले से इंक्वायरी मज़ीद कर सके, और जो भी इंक्वायरी की थी उसको नल एंड वॉइड करार दिया गया है। बहरहाल आज प्रोग्राम में हमें गुफ्तगू करेंगे कि अपनी नौयत का एक अहम केस है, मुख्तलिफ केस है, जिसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को ख़ुद अपना केस लीड करना पड़ रहा है, प्लीड करना पड़ा है, और उसके बाद एक डिटेल्ड और एक मुफस्सल जो है इसके ऊपर एक कार्रवाई हुई, और उसके बाद ये शॉर्ट ऑर्डर आया। और शॉर्ट ऑर्डर आए जाने के बाद जो है इसके ऊपर तफसीली फैसला आने का इंतज़ार है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मज़ीद क्लैरिटी होगी। बहरहाल इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन से अहम कानूनी पहलू हैं जिसके हवाले से इस सारे केस को देखेंगे, कैसे कवर किया गया, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका कोई सियासी भी असर हो सकता है या नहीं हो सकता। बहरहाल सियासी असर के हवाले से मुल्क के अंदर बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स हैं, सियासी ख़बरें काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। इन ख़बरों के अंदर जहांगीर खान तरीन का जो हम ख्याल ग्रुप है, उसकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कल एक मुतवक्किल मुलाकात है, जिस मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आने वाले वक्त के अंदर क्लैरिटी हो जाएगी कि जहांगीर खान तरीन और उनके हम ख्याल ग्रुप क्या जहांगीर खान तरीन का केस लीड और प्लीड करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के पास, या इमरान खान साहब के पास वो जा रहा है इमरान साहब के कैंप का हिस्सा बनने। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में कुछ ना कुछ ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से कुछ क्लैरिटी हो सके। बहरहाल गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाले केस के हवाले से, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरीना ईसा के हवाले से फ़ैसला आया। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस हवाले से इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। वेलकम टू द शो इरफान साहब। सर, ये सबसे पहले बताइए कि इस केस के हवाले से, फ़ैसले के हवाले से आप कैसा देखते हैं फ़ैसला आया, और ओवरऑल ये अपनी नौयत का एक बड़ा मुख्तलिफ केस था, क्या सर कॉमेंट करेंगे आप इस हवाले से? देखें, इसका जो मेन फैसला आया था, अभी रिव्यू फाइल नहीं हुए थे, तो मैंने तभी कह दिया था कि इसमें रिव्यू फाइल होगा, बल्कि मैंने तो कहा था कि दोनों तरफ से रिव्यू फाइल हो सकता है। मैंने ये भी क्या तरह की थी, और मैंने कहा था उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको जजेस को फैसला करना वन वे और दी अदर, क्योंकि जो फैसला किया गया है वो बजाते खुद उसमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, और वो मेरी बात जो है वो दुरुस्त इस हद तक साबित हुई कि जजेस आपस में जो है वो उनकी काफ़ी तलखियाँ पैदा हो गई इस फैसले के बाद, और इस तरह की तलखियाँ जजेस की आपस की पहले देखने में नहीं आई। और इस जो सारा फैसला है, पहला फैसला बल्कि ये जो अब फैसला हुआ है, इसमें पहले फैसले की रिलेटिवली दुरुस्ती हुई है, लेकिन जितने भी ये फैसला और इससे पहले का फैसला, अगर हम स्ट्रिक्ट लीगैलिटी को सामने रखें तो हमें ये नहीं हम कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको स्ट्रिक्ट और सेंसो उस तरह से फॉलो किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए। तो लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया का एक और ऐसा फैसला है जो कि एवेंचुअली समझा जाएगा कि ये भी कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ। अच्छा, बहरहाल चलिए इसकी तफसील में आगे बढ़ते हैं। लार्जर ज़ाहिर है एक बेंच है जिसने फैसला दिया, मेजॉरिटी है इसके अंदर जजेस की। अब ये बताइए कि हुकूमत के पास इस सारे अमल हो जाने के बाद अभी तो डिटेल जजमेंट ज़ाहिर आनी है, उसके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। 2 जजेस हैं गालिबन जो इसके हवाले से, जस्टिस मकबूल बाक़र साहब और मंसूर अली शाह साहब, इनमें से कोई एक इसकी तफसीली ज़ाहिर है वो लिखेंगे, और अगर इसके अंदर वो किसी को पेनलाइज़ करते हैं, हुकूमती किसी रिप्रेजेंटेटिव को कोई सज़ा देते हैं या कोई उसके ऊपर चीज़ लागू करते हैं, तब वेयर डू द गवर्नमेंट स्टैंड्स, फिर क्या होगा गवर्नमेंट की सारी क्रेडिबिलिटी और सारे केस के अंदर बीइंग पार्टी? ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो पोजीशन है सारी सिनारियों में वो बड़ी यानी अजीब सी यानी एम्बैरेसिंग सी हो गई है ये गवर्नमेंट की पोजीशन, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया जस्टिस मंसूर अली शाह का, तो जस्टिस मंसूर अली शाह है तो गवर्नमेंट के जो लॉयर हैं, वो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, उनसे यही क्वेश्चन किया था कि आप किस हैसियत में पेश हो रहे हैं, क्योंकि डिसीजन जो इनिशियली आया था वो गवर्नमेंट के खिलाफ आया था, वो उस तरह से फाइज ईसा साहब के खिलाफ नहीं आया था बल्कि गवर्नमेंट के खिलाफ आया था। लेकिन आज
हुकूमत जो है उसी डिसीजन को डिफेंड कर रही है जिसमें कि कहा गया है कि सदर पाकिस्तान और दूसरे जो और की जो सरकारी एहलकार है उन्होंने ये जो रेफरेंस फाइल किया है ये सही नहीं था, उनका कानून के मुताबिक नहीं था, इनके मुताबिक नहीं था और इसको फॉश भी कर दिया गया। तो ये जो चीज़ है ये इससे डेफिनेटली गवर्नमेंट पे बहुत बात आएगी कि ये गवर्नमेंट ने इस तरह से क्यों फाइल किया था और फिर उसका जो एंड हुआ है उसमें भी यानी गवर्नमेंट ही पे बात आई सारी। तो कुछ जजेस ने गो के गवर्नमेंट का थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया था जिससा कि चलो जी अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या एफपीआर इन एलिगेशंस को देखेगी जो कि अब रिव्यू के डिसीजन के साथ वो भी अब खत्म हो गया। तो और इसके अंदर सर मैं आपको शॉर्ट ऑर्डर में जो आपने एफपीआर का जिक्र किया मैं यहीं पे ऐड जरा उसके अंदर कर दूं। वो ये कहते हैं ऑल द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स एक्शंस ऑर्डर्स इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन कंटिन्यूड इन शॉर्ट ऑर्डर डेटेड 1906-2020 का रेफरेंस देते हैं एंड द डिटेल रीजन देयर ऑफ आर डिक्लेयर टू बी इलीगल एंड विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। अच्छा, अब इस सारे मामले के बाद क्या सरीना साहिबा इसको डेफेमेशन की तरफ ले जा सकती हैं? हाँ, अब ये जो है कि वो ये डेफेमेशन कॉन्स्टिट्यूट होगा कि नहीं होगा ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं आप ये सवाल। नहीं मतलब लीगल क्या प्रोविजन है उनके पास इसकी? लीगली अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेस बना के तो वो सिविल केस तो कर सकती हैं डैमेजेस का। हो सकता है ना, यानी कि ये उनके पास प्रोविजन हमेशा से थी और रहेगी। हाँ, अब इस सारी शॉर्ट ऑर्डर के बाद तो वो डैमेजेस का एक केस कर सकती हैं। लेकिन वो जाहिर है जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उसके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने कहा जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो उसके अंदर डेफिनेटली बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा सर, अब ये बताइएगा इसमें सारे मामले में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस था, खैर पिछले फैसले के अंदर भी उसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई, इस सारे मामले में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। आप साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं कि वो ऐसी सूरतों में मतलब किन सूरतों में दिया जाता है, एक तो पहले ये बताइएगा, और दूसरा ये कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जब इस तरह ओवररूल हो जाते हैं तो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? देखिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो तो बड़ा ही अजीब ऑर्डिनेंस था क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस या एक्ट वो आइन में सेम फुटिंग है उनकी और ये कानून होता है और कानून को फॉलो करना सब सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सब पे लाजिम है। खा वो प्राइम मिनिस्टर है, खा वो मिनिस्टर्स हैं, जजेस हैं, वो सब लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कानून आया था ऑर्डिनेंस, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट इसको फॉलो करती, ये मुहित था सुप्रीम कोर्ट के आने वाले डिसीजन पे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से डिसाइड किया तो फिर ये सूरत हाल होगी। लिहाजा ये जो ऑर्डिनेंस था ये इरैशनल था, इलॉजिकल था और ये इन अ वे इररिलेवेंट था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो पाबंद नहीं किया जा सकता किसी कानून साजी के जरिए कि वो एक खास किस्म का फैसला दें। तो इस हद तक मंतकी एतबार से ये गलत था और इस तरह का जो ऑर्डिनेंस होता है जो कि मंतकी एतबार से गलत हो, जो इरैशनल हो, वो वैसे ही खिलाफ कानून समझा जाता है। आखिरी सवाल सर, ये बताइएगा इसके कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगी और होंगी तो क्या होंगी? इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो मैं अभी नहीं कहूंगा कि कुछ होंगी या नहीं होंगी, लेकिन इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस जो है वो अदलिया की हद तक जरूर होंगी और उसमें आप देख रहे हैं कि अदलिया में एक डिवाइड नजर आ रही है और इस वक्त अदलिया का जो आपस में जो एक टेंशन क्रिएट हुई है जो कि पहले नहीं थी, तो डेफिनेटली इसने अदलिया को जरूर कंट्रोवर्शियल किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अदलिया के अंदर उन्हें तक एक डिफरेंट ओपिनियन है, ज़ाहिर है जब एक बेंच बना है और उस बेंच के अंदर कुछ जजेस का एक ओपिनियन है तो डेफिनेटली दूसरे का ओपिनियन उससे मुख्तलिफ होगा। लेकिन जो गौरतलब बात यह है कि इस 10 रुकनी बेंच के अंदर से 6 ने, जो मेजॉरिटी है, उसने ये फैसला सुनाया है। बहरहाल इस हवाले से गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक की जानिब पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर जो आया है जस्टिस काजी फाइज ईसा सरीना ईसा केस के हवाले से। उसमें प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अदील वड़ाइच साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत करीब से इस सारे मामले को, सारे केस को देख रहे हैं, रिपोर्ट करें। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ तारड़ साहब। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? वैसे शॉर्ट ऑर्डर आया, तफसीली फैसले में बहुत सारी चीज़ों पर और क्लैरिटी हो जाएगी। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस सर, आज की इस केस के फैसले के हवाले से?
जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बड़ा खुश आए ये डिसीजन, और जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के हवाले से मैं एज अ बार रिप्रेजेंटेटिव ये बात करूँगा कि जिस दिन ये अर्लियर ऑन ये फैसला आया था जिसमें 7-3 के साथ मामला एफटीआर को भेजा गया, हमने उस टाइम पे भी कहा था कि ये जो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है, एक तरफ तो रेफरेंस को पॉश किया गया और ये कहा गया कि ये बुरी तरह से नहीं दायर हुआ और ये बदतमीजी पे मबनी है, और उसी ब्रेथ में फिर मामला जो तहकीकात के लिए उसी हुकूमत को, जिस हुकूमत ने ये रेफरेंस और इंटीरियर रीजन बनाया था, उसी हुकूमत के एक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात साहब के खिलाफ ये रेफरेंस खड़ा किया गया था और जो बैकग्राउंड है इस केस की, जो उन्होंने फैसले दिए थे उनकी वेट में, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ये बहुत जरूरी था। और इसी वजह से पाकिस्तान भर के वकला तंजीमें दोनों डिवाइड हुई थी। इसमें दोनों जो ग्रुप्स हैं, प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप जो कि मेन स्ट्रीम बात पॉलिटिक्स करते हैं, वो दोनों सपोर्ट कर रहे थे काजी फाइज ईसा साहब को कि ये अगर रसम चल पड़ी तो फिर जजेस की जो इंडिपेंडेंस है वो बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज होगी। और यही वजह है कि ना सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब पिटिशनर थे, उनकी एहतिया पिटिशनर थी, बल्कि इवन रिव्यू स्टेज पे भी पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर जो वकला तंजीमें हैं उनके रिव्यूज भी थे जो कि आज एक्सेप्ट हुए, क्योंकि ओरिजिनल पिटिशन की उनकी फाइल थी। तो मेरी नजर में तो अब रीजन आएंगी तो और ज्यादा तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के हवाले से और बिलखसूस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से ये बहुत एक यादगार और एक संजीदगी की हैसियत रखने वाला फैसला है। तो तारड़ साहब ये बताएं कि आपने वकला तंजीमों का भी जिक्र किया और एक तो इसके अंदर पार्टी भी हैं, अदर दैन दिस केस आपको लगता है कि इसमें वकला तंजीमों का जो एक साख थी और वकला तंजीमों के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी जो गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर मैंने देखी, बहुत अच्छी भी थी, बहुत बुरी भी थी, लेकिन एक ओवरऑल रिवाइवल उनके लिए भी है? जी बिल्कुल है जी, आप फर्क साफ जाहिर है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बार और बेंच लाजमो मजमून है इसके लिए। और इस केस में काजी साहब के केस के जो फैक्ट थे और जो हालात जिनमें ये रेफरेंस बनाया गया वो ऐसे थे कि वकला तंजीमें मुतहद होकर खड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट के साथ, और काजी फाइज ईसा साहब का केस उन्होंने प्लीड किया यक आवाज होके। यही वजह है कि पिछले 2 सालों में कुछ और जज साहबान के खिलाफ रेफरेंस टेकअप किए गए और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको मंथली अंजाम तक पहुंचाया। उनको बार की मुतफ़िका हमायत हासिल नहीं थी। ये क्योंकि एक असूली फैसला था बार का, और काजी फाइज ईसा साहब का जो स्टांस था, जो जिस बात पे वो खड़े थे वो बात बड़ी असूली थी। तो ये साफ फर्क नजर आ गया आपको कि जब वकला मुख्तलिफ होकर किसी एक इशू के ऊपर खड़े होते हैं तो उनकी आवाज में जान है और उनके जो ये जो यूनिटी है वो उसके फ्रूट जरूर मिलते हैं, माजी में मिले, आज भी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिएगा। अदील वड़ाइच की तरफ चलते हैं। वड़ाइच साहब, आपने सारे केस को बहुत तफसील से देखा, रिपोर्ट किया, ऑब्ज़र्व किया, बहुत सारी आप जगहों पर मौजूद थे जहां बड़े आर्गूमेंट्स भी हुए और उन आर्गूमेंट्स की भी सारी जगहों पर रिपोर्टिंग हुई। सबसे तो पहले मुझे ये बताएं कि आपने सारे केस को ओवरऑल ज़रा 360 जायज़ा लेंगे कैसा देखा, और इस फैसले के हवाले से आपकी अपनी क्या एनालिसिस है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, ये फैसला बड़ा दिलचस्प है और ये जो फैसला है इसकी जो नोयत है, ये अपनी नोयत का ऐसे बहुत कम केसेस अदालती तारीखों में हमें कवर करने को मिलते हैं। और खास तौर पे जब एक जजमेंट 7-3 से आई और उसमें फिर बाद में 2 जज साहिबान ने अपना फैसला तब्दील कर लिया, एक नए जज साहब आए, उन्होंने उन 2 जज साहिबान का साथ दिया, तो फिर माइनॉरिटी वाले जज साहिबान जो हैं वो मेजॉरिटी में चले गए और मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी में रह गए, 4 जो हैं। तो इसमें इस केस में जो वैसे तो तफसीली फैसले में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन मिसेज काजी फाइज ईसा जो हैं वो एक जो उनका पॉइंट था, मैं समझता हूं कि वो एस्टैब्लिश करने में कामयाब रही, कि जो टेक्निकल पॉइंट था कि उन्हें
प्रॉपर फॉर्मली सुना नहीं गया, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। अगरचे उनका बयान जो था वो आया था, रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, उन्हें प्रॉपर फ्रीक नहीं बनाया गया था। तो मैं समझता हूं कि ये वो टेक्निकल बुनियादें थी जिनकी बुनियाद पर ये जो नजरसानी दरख्वास्त है, ये काजी फायज ईसा साहब और उनकी जो मिसेज हैं, उन्होंने ये केस जीता है। और इसमें जो वो इंफॉर्मेशन आई है, वो जो इंफॉर्मेशन सामने आई है FBI की रिपोर्ट में, अगरचे वो पब्लिक नहीं हुई थी, लेकिन वो खुद इन्होंने फाइल भी की, उसका जो ऑर्डर था जुल्फिकार अहमद का, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक रिपोर्ट भी गई थी। उसमें जो फैसले में कहा गया है कि कोई सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग नहीं इस पे हो सकती, कोई एक्शन नहीं हो सकता, कोई ऑर्डर्स नहीं इस पे हो सकते, कोई रिपोर्ट्स पर ना तो गौर हो सकता है, यानी गौर भी नहीं हो सकता, अमल भी नहीं हो सकता। तो ये बाब बंद हो गया है, यानी काजी फायज ईसा इस केस में बाकायदा बरी हो गए हैं। ये मामला यहां खत्म हो गया है, अनलेस के कोई नया रेफरेंस या कोई नई चीज, कोई नया FPR। लेकिन अदील देखें, अब देखें इसमें जो जैसा आपने जिक्र किया कि इसका जो डिटेल्ड ऑर्डर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी होगी। अब वो जस्टिस मकबूल बाकर लिखे या जस्टिस मंजूर अली शाह लिखे, मकबूल बाकर साहब ख्याल किया जा रहा है कि मतलब अगर वो लिखते हैं तो इसके लिखे जाने के बाद अगर किसी को जो हुकूमती साइड है वहाँ पे इस सारे केस के अंदर वो किसी के ऊपर कोई आयद करते हैं, कोई सज़ा आयद करते हैं, या किसी को पिनलाइज करते हैं, या कहते हैं कि जी आपने इस सारी प्रोसेस को जो लीड किया वो आपका नहीं करना पड़ता था, चुनाचे डेफेमेशन की तरफ ये केस सरीना साहिबा ले जा सकती हैं। सो इस सारे मामले के बाद हुकूमत या उस साइड के जो नुमाइंदगान थे, वेयर डू दे स्टैंड? आपकी क्या राय है इस पर? देखें, पहली बात तो ये है कि ये एक नजरसानी जो है वो दरख्वास्त थी, इसका स्कोप वैसे ही बड़ा महदूद होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई फैसले में जाकर इस अंदाज में कुछ लिखा जाए। लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम हो सकती है तफसीली फैसले में, कि इसमें मजीद दीगर फोरम्स को किसी इंक्वायरी से भी मजीद रोक दिया जाए तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और अगर वो नहीं होती, अगर नहीं लिखा जाता, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें अभी तक जो ऑर्डर है, अभी तक जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या किसी दूसरे फोरम पर ये जो FBR की रिपोर्ट है ये खत्म हो गई है, वो इंफॉर्मेशन कानूनी तौर पे अब कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो तफसीली फैसले में अगर ये लिख दिया जाता है कि मजीद भी इस मामले पे कहीं से ये मामला दोबारा इनिशिएट ही नहीं हो सकता, तो ये एक अलग बात है। बहरहाल ये मामला जो FBR में 19 जून के बाद के फैसले की सूरत में सामने आया था, उस रिपोर्ट में चाहे कुछ भी था, वो मामला खत्म हो गया है, वो दरवाजा बंद हो गया है। काजी साहब का केस जो है वो जीत गए हैं और हुकूमत इसमें हार गई है। और इसमें आज ये भी तवक्को की जा रही थी फरोग नसीम साहब आएंगे। फरोग नसीम ने 7-3 का जो फैसला था उसमें हुकूमत कहती थी जी ये उनकी जीत है, लेकिन आज का फैसला यानी तकरीबन 1 साल या 10 महीने बाद वो जीत जो है वो शिकस्त में बदल गई। यकीनन ये हुकूमत के लिए परेशानी की बात जरूर है। उसकी रीजन ये है कि ये रियासत पाकिस्तान का केस था, क्योंकि जो सदर मुमलिकत हैं वो रियासत के सरबरा होते हैं, और उन्होंने जब किसी ऐसा जो केस होता है, या ये कोई आम कोई बात नहीं होती कोई रेफरेंस भिजवा देना, और उसमें इस अंदाज में इस पहले रेफरेंस का क्वैश होना, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था चले मामला FBR को तो चला गया ना जी, FBR वाला मामला भी खत्म हो जाना, तो बाकायदा इस पर अब मोहर लग गई है। अब ये मामला बाकायदा बंद हो गया और ये एस्टैब्लिश हो गया इस केस में कि हुकूमत जो है वो हार गई है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूँ, आपकी तरफ बढ़ते हैं तारड़ साहब। सर, क्वैश हो गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, FBR के हाथ काट दिए गए हैं, जो उन्होंने फैसले किए थे वो फैसले नल एंड वॉइड हैं, वो इलीगल करार दे दिए गए, उस पर कुछ भी नहीं हो सकता। फायज ईसा साहब, उनकी जो मिसेज हैं वो ये केस जीत चुके हैं। अब इस सारे मामले के अंदर जो सरीना ईसा फायज ईसा साहिबा हैं, उन्होंने यकीनन एक बहुत बैटल है जो लड़ी है, और सिटिंग जज की बेगम का इस तरह आना अदालत के अंदर और इस तरह सारे केस को लीड करना और जिस किस्म के आर्गूमेंट्स और रिमार्क्स हम सब ने सुने, आप मुझे सबसे पहले तो उनके इस रोल के हवाले से बताइए, कैसा देखते हैं, और दूसरा साथ ही साथ मुझे आप ये बताइए, जिस तरह अदील जिक्र कर रहे हैं, वेयर डू द गवर्नमेंट स्टैंड आफ्टर ऑल दिस, और इस सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा हुआ? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए ये एक कानूनी जंग है जो लड़ी है, और उन्होंने बड़ी डिग्निटी और ऑनर के साथ उस केस में सारी प्लीडिंग की हैं। और मेरे ख्याल में महज़ब मुआशरों में ये जो हक है, आईनी हक टू डिफेंड हिम और हरसेल्फ,
ये मौजूद है, हमारे आइन में भी है। फेयर ट्रायल हमारा कानून जो उसको फंडामेंटल राइट के तौर पे आर्टिकल 10 में और फिर आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको एक्नॉलेज करते हैं। ये उनका हक था और ये पहली दफा नहीं हुआ। कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं जो जजेस के खिलाफ 209 के रेफरेंस में पहले भी हुई। सहाल मोहम्मद शोएब साहब का केस हमारे सामने है, शौकत अजीज साहब का पेंडिंग है, शौकत सिद्दीकी साहब का, और बहुत सारे केसेस हैं। दूसरी बात आपने कहा है कि हुकूमत के लिए क्या होगा। मैं ज़िम्मन एक बात करूं, अदील बात कर रहे थे कि जी आपसे बल्कि उनसे पूछा कि आया अगर कोई ऐसे कमेंट्स आते हैं तो फिर तो नहीं कोई रिव्यू आएगा। तो वो डार्सन ऐसी है कि सेकंड रिव्यू हमारी जूरिस्प्रूडेंस में सेकंड रिव्यू नहीं है। बहुत रेयरली कोई एक आध केस हमें हिस्ट्री में मिलता है जिसमें सेकंड रिव्यू आया था, उसमें भी रिलीज नहीं किया गया। तो इसलिए ये चैप्टर तो हो गया, जैसे वडाई साहब ने कहा, ये चैप्टर तो हुआ क्लोज जहां तक एलिगेशन थी। और उसकी वजह ये है कि जब शॉर्ट ऑर्डर में ये कह दिया गया कि पैराग्राफ 4 से 11 तक जो लिखा गया था वो सारा हम रिकॉल करते उसको सेटिस्फाइड करते हैं। पैराग्राफ 3 के अंदर रेफरेंस वॉच किया गया था और ये रिव्यू फाइल करने की मेन वजह भी ये थी कि अदालत ने एक सांस में तो ये कहा कि हुकूमत ने ये रेफरेंस ठीक नहीं बनाया और ये जल्दबाजी भी की गई है और इसमें हमें मैनाफेडे लॉ की और फैक्ट को थोड़ा सा कैच गया वो। तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सा रेफरेंस था, इसका कॉश वो नहीं बनता था। रही हुकूमत की बात तो मैं बिल्कुल गैर सियासी बात करूंगा। असूलन तो ये कोई मुहज़्ज़म मुआशरा हो तो आज के फैसले के बाद जो इस रेफरेंस को फाइल करने वाले जो मुहर्रिक थे यानी वजीर कानून, उन्हें घर जाना चाहिए। और सदर मुमलिकत के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने जिस तरह से मैकेनिकली, जो कि पहली जजमेंट में उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने जिस मैकेनिकल तरीके से विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड अपने शऊर को जहमत दिए बगैर, अपना दिमाग इस्तेमाल किए बगैर जिस तरह उन्होंने इस रेफरेंस को बने बनाए को उसी तरह भेज दिया, तो वो भी इक्वली जिम्मेदार है। 3 मेन कैरेक्टर्स जिनके बारे में गुफ्तगू हुई थी, जो डिटेल्ड जजमेंट थी उसके अंदर, बिलखसूस जो आज मेजॉरिटी में जजेस है, जिसको मकबूल बाकर और मंसूर शाह साहब का जो फैसला था, और इवन जो ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी था, तो शहजाद अकबर साहब, फरोग नसीम साहब और फिर सदर मुमलिकत, इनको ये जरूर सोचना चाहिए कि जो एक पुरानी डेमोक्रेटिक रस्म है कि जब आप इस तरह आपकी नीयतें आश्कार होती हैं और आपके बारे में जो ऑब्जर्वेशन आती हैं और लिखा जाता है अदालती फैसलों में, तो मेरे ख्याल में उन्हें इन ओहदों पे रहने का कोई जवाब उनके लिए बाकी नहीं। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इसके बाद अदील आपके पास लास्ट क्वेश्चन लेकर मैं आ रहा हूँ। ये बताइएगा, इसके कोई सियासी इम्प्लीकेशंस आप देखते हैं अदील, आने वाले कुछ विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कोई हो सकते हैं इस केस के? जी देखें, इसमें हुकूमत बैकफुट पे तो गई है ना। इसमें जो कुछ सियासी जमातें, खासतौर पे जो अपोजिशन की सियासी जमातें थी, वो काजी फायज ईसा साहब को बाकायदा मॉरली सपोर्ट कर रही थी और बाहर जो हैं वो उनके साथ खड़ी हुई थी। तो ऐसे में ये बुनियादी तौर पर तो हुकूमत को इसमें क्रिटिसिज्म का सामना जो करना पड़ता था, और आज हुकूमत का ये केस हार जाना है, तो सियासी इसके कानूनी नताइज अपनी जगह, लेकिन इसके सियासी नताइज भी यकीनन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होगा। जाहिर है एक सियासी हुकूमत है जो रेफरेंस भिजवा रही है और ये मामला चलता है, 2 साल ये मामला चलता है और 2 साल बाद उसका ये नतीजा निकलता है। और इसमें अब जो माहिरीन की जो आरा भी सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने इसमें जल्दबाजी की और जिन लोगों ने ये रेफरेंस तैयार किए उसमें कुछ चीज़ों का जल्दबाजी में, कानूनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया, तो इसके बाद कई कुछ सवालात भी जन्म लेते हैं यकीनन। उसके बाद के वो इंफॉर्मेशन एक आ गई, अब वो कानूनी तौर पर अगर इकट्ठी नहीं हुई और उसके बाद जब ये FPR की रिपोर्ट आ गई और वो फैसला बुनियादी जो है वो कलअदम हो गया और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है कुछ इंपॉर्टेंट आ गई, तो ये सारी चीजें आने वाले चंद दिनों में बहुत सारी चीजें हुकूमत की जानिब से भी सामने आने की तवक्को है और इसमें जो तफसीली फैसला आएगा उसमें से भी बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी जो है वो सामने आएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, मैं आपकी तरफ आता हूं तारड़ साहब। सर, जो आज का शॉर्ट ऑर्डर है उसका मैं थोड़ा सी 1-2 लाइनें पढ़ के सुनाता हूं। ऑल द सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स, एक्शंस, ऑर्डर्स, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स इन परसुएंस ऑफ डायरेक्शन कंटेन्ड इन द शॉर्ट ऑर्डर डेटेड 19/2020 का रेफरेंस है जिसका जिक्र कर रहे हैं, एंड द डिटेल रीजन देयर ऑफ आर डिक्लेयर्ड टू बी इलीगल एंड विदाउट एनी लीगल इफेक्ट
FBR और इसकी सारी कोशिश और ये सारा कुछ सर किधर गया फिर? ये तो सारा का सारा उठा के फेंक दिया गया. वेयर डज सच इंस्टीट्यूशन स्टैंड इन सच केसेस? डॉक्टर साहब, हमारे कानून की एक बड़ी आम इस्तेलाह है, वो कहते हैं कि जब बुनियाद जाती है तो उसके साथ सारा जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो इमारत है वो गिर जाती है. when the foundation collapses, the entire edifice falls on the ground. ये एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल लागू किया गया है. जो चीज एब इनिशियो पॉइंट है, एब इनिशियो यानी कि जो सिरे से ही गलत हुई, जब ये कह दिया गया था ना कि ये रेफरेंस गलत फाइल हुआ है, तो फिर उसमें ये शाखें निकालने की जरूरत नहीं थी. यही हमारे रिव्यू की मेन ग्राउंड थी. और दिस ग्राउंड एक्चुअली वेयर्ड विद द कोर्ट को ये वर्दी नजर आई. तो अब जब बुनियाद मिल गई है, जब रेफरेंस चला गया, तो उसकी जो वो सारी शाखें थी, जो उसकी ब्रांचेस निकली हुई थी, वो सारी भी कट गई और वो जमीन पे गिर गई. तो ये पूरा जो सारी जमीन पे गिर गई और सारा का सारा मामला जो है वो रैप अप हो गया. बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया. वक्त की कमी का हमें कुछ साहब, आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अदील वड़ाइच साहब मौजूद थे. आप दोनों का बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है. आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.